जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस सेट 15 के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस सेट 15 का पहला पार्ट देखा था, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से 25 तक की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। दूसरा ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और तीसरा ऑप्शन है हीलियम, नियॉन और आर्गन और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम, हीलियम और नियॉन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके ऑप्शन में जितने भी तत्व दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके प्रत्येक तत्व के बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये बनेगा कैसे? बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। आपके पास जितने भी तत्व दिए गए हैं उन सभी का आप क्या करेंगे, तो सर कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे। मेरे मित्र आप सबों को ये भी मालूम है कि किसी परमाणु के एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आप सभी कहते हैं कि सर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, जहाँ पे n क्या है, तो सर n जो है वो हमारा कक्षा संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? कक्षा संख्या हो जाता है। और इसी बेस पे आप सभी क्या कह सकते हैं? आप सभी कह सकते हैं कि सर अगर हमारा कक्षा संख्या 1 हो तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना रहेगी? तो आप कहेंगे सर 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कक्षा 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है। उसी तरह अगर आप दूसरे कक्षा की बात करें तो आप कहेंगे कि सर 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो सर 8 हो सकती है। साथ ही अगर आप तीसरे कक्षा की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि तीसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर 18 होगी। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं कक्षा के आधार पे या फिर उप कक्षा के आधार पे, तो दोनों ही कंडीशन में किस आधार पे निकालते हैं? आप कहते हैं गुरुजी परमाणु संख्या के आधार पर निकालते हैं, यानी कि परमाणु संख्या जो होता है वो उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी फॉर्मूला पढ़ते हैं कि गुरुजी परमाणु संख्या तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, लेकिन किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि सर Z = P होता है और P = क्या होता है? E होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु संख्या किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका पहले ऑप्शन में कौन कौन से तत्व हैं, तो सर पहले ऑप्शन में आपका तत्व है मैग्नीशियम। दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है कैल्शियम। और तीसरा कौन सा है? तो सर तीसरा है बेरियम। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 12 होता है। कैल्शियम का कितना होता है? तो सर 20 होता है। और बेरियम का कितना होता है? तो सर 56 होता है। जब आप इसका कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे आप कहेंगे कि सर मैग्नीशियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो सर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब आप कैल्शियम की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर कैल्शियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरे कक्षा में भी सर 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और चौथे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो सर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ध्यान दीजिएगा जब आप बेरियम की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2, दूसरे कक्षा में कितना जाएगा? 8, तीसरे कक्षा में कितना जाएगा? 18, चौथे कक्षा में कितना जाएगा? 18, पांचवें में कितना जाएगा? तो सर 8 जाएगा और छठा में कितना जाएगा? तो सर 2 जाएगा। आप जोड़ करके देखेंगे तो ये सब इलेक्ट्रॉन मिल करके कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 56 हो जाएगा। देख लीजिए 8 और 2 कितना होता है? 10, 18 दूना 36 हो गया, तो 36 और 10 46 हो जाता है। और फिर आपका यहाँ पे 10 है तो आप क्या कहेंगे? 46 और 10 क्या हो जाता है? 56 हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि आपके पहले ऑप्शन में जो तत्व उपस्थित हैं उन सभी के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? आप कहेंगे कि सर इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी बाहरी कक्षा में क्या है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या मालूम करना है? बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन मालूम करना है। आपका जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसमें आपका कौन कौन सा तत्व है? तो सर पहला है लिथियम, दूसरा है आपका सोडियम और तीसरा है आपका पोटेशियम। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। आप कहेंगे गुरुजी जब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला जाएगा तो हम सभी क्या कहेंगे कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे कक्षा में कितना जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी तरह जब आप सोडियम के परमाणु संख्या की बात करते हैं आप कहते हैं कि सर 11 होता है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो सर ये हो जाएगा 2, 8 और 1।
पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे आप कहेंगे सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में भी सर 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और चौथे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी कि आप सभी क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका दूसरा ऑप्शन है उसमें जितने भी तत्व उपस्थित हैं उन सभी के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सर 1 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिथियम के बाहरी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बाहरी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ पोटेशियम के बाहरी कक्षा में भी क्या है सर, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम रहता है तो इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर को टिक कर सकते हैं। और ये इतना जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए बताया है, तो आप एग्जाम में इस चीज को नहीं फॉलो करेंगे, आप इसको सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो अगला 2 ऑप्शन है अगर आप उसमें उपस्थित तत्वों को इसी तरह सजाना चाहे तो बिल्कुल ही आसानी से सजा सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। आपका ऑप्शन है अपरूपता, दूसरा ऑप्शन है समस्थानिक, तीसरा ऑप्शन है रेडियोधर्मिता और चौथा ऑप्शन है समभारिक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट था कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये स्टेटमेंट किसके खोज होने के बाद गलत साबित हो गया? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि ये स्टेटमेंट कहाँ का था। ध्यान में रखिएगा कि आप सभी ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा होगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा होगा और आप सबों को मालूम है कि डाल्टन ने परमाणु के लिए क्या दिया था सर, कुछ नियम बताए थे, कुछ स्टेटमेंट दिए थे और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पहला स्टेटमेंट क्या था? तो सर पहला स्टेटमेंट था कि प्रत्येक पदार्थ जो हैं वो छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं, कण से मिलके बने होते हैं और इस कण का उन्होंने क्या नाम दिया था? तो सर इस कण का उन्होंने नाम परमाणु दिया था। साथ ही अपने दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। साथ ही अपने तीसरे स्टेटमेंट में क्या बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर तरह से समान होते हैं, हर तरह से समान होते हैं। और इसका जो चौथा स्टेटमेंट था वो क्या था? तो सर चौथा स्टेटमेंट था कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो आपसे जब भी कोई ये क्वेश्चन पूछे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। परमाणु अविभाज्य है, यानी कि इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? सभी रूप से समान होते हैं। और चौथा स्टेटमेंट कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं डैश की खोज होने के बाद गलत साबित हो गया। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपके तीसरे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर तरह से समान होते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर तरह से समान होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही तत्व के जितने परमाणु होंगे उन सभी का परमाणु द्रव्यमान समान होगा, रासायनिक गुण समान होगा। आप कहेंगे कि सर हाँ, इस स्टेटमेंट के अनुसार तो यही होना चाहिए। लेकिन जब समस्थानिक की खोज हो गई, यानी कि जब आपका आइसोटॉप्स आ गया, क्या आ गया सर? आइसोटॉप्स आ गया। ध्यान में रखिएगा, समस्थानिक को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर आइसोटॉप कहते हैं। और आइसोटॉप के बारे में आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी सर? हम लोग बात करते हैं कार्बन 612 की और कार्बन 614 की। तो आप सभी क्या कह रहे हैं कि सर ये तो कार्बन के ही अलग अलग तत्व हैं, लेकिन इन सभी का परमाणु संख्या क्या है? समान है,
इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं कि सर ये समस्थानिक है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है सर, भिन्न भिन्न है। लेकिन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर तरह से समान होते हैं। तो भाई मेरे इस स्टेटमेंट के अनुसार ये जो आपका कार्बन 612 और कार्बन 614 है, यानी कि जो समस्थानिक होते हैं उसका द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर समस्थानिक के खोज होने के बाद डाल्टन का जो ये स्टेटमेंट था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर तरह से समान होते हैं, ये क्या हो गया सर, गलत साबित हो गया। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अपरूपता भी दिया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह हम लोग बात करते हैं कार्बन के अपरूप की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर कार्बन के 3 महत्वपूर्ण अपरूप होते हैं। कौन कौन सा, तो ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है और बकी मिस्टर फुलेरिन होता है, जिसको हम लोग बकी बॉल कहते हैं। तो जब कोई परमाणु या जब कोई तत्व अलग अलग रूप में क्या होता है सर, उपलब्ध होता है या अलग अलग रूप में पाया जाता है, तो उसी के अलग अलग रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कार्बन के टोटल कितने अपरूप हैं। आप कहेंगे सर 3 पॉपुलर अपरूप हैं। कौन कौन सा, तो डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकी मिस्टर फुलेरिन है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन का अपरूप कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑक्सीजन का अपरूप ओजोन होता है। ऑक्सीजन का अपरूप कौन होता है सर, ओजोन होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में रेडियोधर्मिता भी दिया हुआ है। तो नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि रेडियोधर्मिता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, आप सभी कहते हैं कि सर जब कोई तत्व स्वतः ही विखंडित होकर के रेडियो सक्रिय किरण छोड़ता है, यानी कि रेडियो एक्टिव रे का उत्पादन करता है, तब हम लोग क्या कहते हैं, यह प्रक्रिया रेडियो सक्रियता कहलाती है या फिर रेडियोधर्मिता कहलाती है। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेडियोधर्मिता का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियोधर्मिता का एसआई यूनिट क्या होता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम होगा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करा था, आप कहते हैं सर बेकुरल ने करा था। तो रेडियोधर्मिता का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो सर BQ होता है। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सर इसको हम लोग बेकुरल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बेकुरल पढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडियोधर्मिता का सीजीएस यूनिट क्या होता है, रेडियोधर्मिता का सीजीएस यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी क्यूडी होता है। क्या होता है, क्यूडी होता है। और हम लोग इसको CI के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में संभारिक दिया हुआ है। तो नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि संभारिक आपका वे तत्व होते हैं जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है सर, बराबर होती है। जैसे कि आप सभी बात करते हैं किसकी सर, आर्गन की, पोटेशियम की और कैल्शियम की। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आप कहते हैं कि गुरुजी आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18 और एटॉमिक मास कितना होता है 40। पोटेशियम का कितना होता है सर 19 और एटॉमिक मास कितना लेते हैं 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और इसका एटॉमिक मास कितना लेते हैं 40। आप क्या देख रहे हैं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन इन सभी का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है सर, समान है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है नाभिकीय बल, दूसरा ऑप्शन है विद्युत स्थैतिक बल, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा ऑप्शन है ज्वारीय बल। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं परमाणु के बारे में, आप सभी कहते हैं कि सर परमाणु गोलीय होता है और परमाणु के केंद्र में क्या होता है, आप कहते हैं गुरुजी नाभिक होता है। और इसी नाभिक में कौन उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके वृत्ताकार मार्ग में क्या करते रहता है सर, चक्कर लगाते रहता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो परमाणु के भीतर कहां पे है, तो आप कहेंगे कि सर परमाणु के भीतर नाभिक में है। कहां पे है सर, नाभिक में है। और इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो लगने वाला बल है उसको क्या बोला जाता है, आप कहेंगे कि सर इसी को नाभिकीय बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाभिकीय बल बोला जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी नाभिकीय बल की चर्चा की जाएगी आप सभी क्या समझेंगे कि ये नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक में किसके किसके बीच लग रहा होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लग रहा होगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो आपका नाभिकीय बल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग अति लघु परासीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अति लघु परासीय बल कहते हैं। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ अति लघु परासीय बल मतलब क्या, कि ऐसा बल जो बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर लगता हो, ऐसा बल जो दो कणों के बीच में बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर लगता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अति लघु परासीय बल कहेंगे।
आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि नाभिकीय बल कितना दूरी तक लग सकता है। तो ध्यान में रखेंगे कि नाभिकीय बल का जो रेंज होता है, नाभिकीय बल लगने का जो रेंज होता है वो कितना होता है, तो सर 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होता है। कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होता है। बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये जो आपका नाभिक है इसका खोज किसने करा था, आप सभी किसका नाम लेंगे? आप कहेंगे कि सर रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी और इसीलिए रदरफोर्ड को क्या बोला जाता है? नाभिकीय भौतिकी का जनक बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में विद्युत स्थैतिक बल भी दिया हुआ है, तो नो डाउट आप सबों को मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि विद्युत स्थैतिक बल जहां भी बोला जाए तो आप क्या फॉर्मूला लिखते हैं? F इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो एकांक आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होता है तो उसके बीच में लगने वाला जो स्थिर वैद्युतिकी बल होता है वो कितना होता है? तो सर k इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। जहां पे आपका k क्या है तो आप सभी कहते हैं कि सर k जो है ये कूलम के नियम का नियतांक है। कूलम के नियम का क्या है सर? नियतांक है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में ज्वारीय बल है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ज्वार भाटा के चलते जो बल उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? ज्वारीय बल कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डैश और डैश प्राप्त होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है लवण और जल, दूसरा ऑप्शन है अम्ल और जल, तीसरा ऑप्शन है क्षार और जल और चौथा ऑप्शन है क्षार और अम्ल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सर एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ सर रिएक्ट कर रहा है? मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब ये दोनों रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, ये चीज आपको बताना है। ध्यान में रखिएगा कि एसिड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर अम्ल कहते हैं। और यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सर धातु का ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु का ऑक्साइड कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि धातु का जो ऑक्साइड होता है इसका नेचर कैसा होता है? तो गुरुजी धातु का जो ऑक्साइड होता है इसका नेचर भस्मिक होता है। कैसा होता है? भस्मिक होता है, यानी कि बेसिक होता है। कैसा होता है सर? बेसिक होता है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको क्या मिलेगा? आप कह रहे हैं कि धातु का ऑक्साइड भस्मिक प्रकृति का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। और आप सबों को मालूम है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? तो सर ये सॉल्ट और वाटर बना लेता है। क्या बना लेता है? सॉल्ट और वाटर बना लेता है, यानी कि लवण और जल बना लेता है। क्या बना लेता है? लवण और जल बना लेता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे किसकी बात की जा रही थी? धातु के ऑक्साइड की बात की जा रही थी। अगर आपके क्वेश्चन में अधातु के ऑक्साइड की बात की जाती, किसकी बात की जाती? अधातु के ऑक्साइड की बात की जाती, यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात की जाती, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? तो सर अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। यानी कि आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि धातु के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, जबकि अधातु के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है सर? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जब कोई भस्म किसी अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनेगा? आप कहेंगे सर लवण और जल बनेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भस्म किसके साथ रिएक्ट करेगा? अधातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी अधातु के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं, तो यहाँ पे फिर से भस्म और अम्ल के बीच अभिक्रिया हो जाएगा, तो उत्पाद हमारा क्या होगा? तो सर लवण और जल होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बिलियन में OH माइनस का सांद्रण 10 टू द पावर माइनस 4 है तो H प्लस का मान क्या होगा? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 10, दूसरा ऑप्शन है 10 टू द पावर माइनस 14, तीसरा ऑप्शन है 10 टू द पावर माइनस 4 और चौथा ऑप्शन है 10 टू द पावर माइनस 20। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी बिलियन में OH माइनस का सांद्रण कितना है सर? OH माइनस का सांद्रण जो है वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 टू द पावर माइनस 4 है।
आपसे क्या पूछा जा रहा है कि H प्लस का सांद्रण क्या होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, H प्लस का सांद्रण क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ये बनेगा कैसे। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो आप सभी हमेशा याद रखेंगे कि H प्लस का सांद्रण और साथ ही OH माइनस आयन का सांद्रण का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, तो सर 1 × 10⁻⁻14 के बराबर होता है। हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि H प्लस आयन का सांद्रण और OH माइनस आयन का सांद्रण किसके बराबर होता है, तो 1 × 10⁻14 के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, OH माइनस आयन का सांद्रण दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, H प्लस आयन का सांद्रण निकालना है। आप कहेंगे कि सर जब इस OH माइनस आयन का सांद्रण यहाँ पे रखा जाए तो हम H प्लस आयन का सांद्रण आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, H प्लस इंटू क्या लिखेंगे, तो सर OH माइनस का सांद्रण यहाँ पे लिखाएगा, कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻4 दिया हुआ है। किसके बराबर हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻14 के बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी H प्लस इक्वल टू हो जाएगा 1 × 10⁻⁻14 अब बटा क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4। क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4। ध्यान में रखिएगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 1 × 10⁻⁻14 इंटू जब आप इस 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि 10⁻4 हो जाएगा। आप फिर से कहेंगे कि गुरुजी इसका और इसका बेस क्या है, समान है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻14 अब प्लस 4 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये क्या लिखाएगा सर, 10⁻⁻10 लिखाएगा। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि H प्लस आयन का सांद्रण कितना होगा, आप कहेंगे सर 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाले एक कारक डैश हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु आकार, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मकता, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कारक है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी दो चीज़ हम लोगों को परेशान करता है। पहला है आयनीकरण क्षमता। पहला आपका कौन सा है सर, आयनीकरण क्षमता। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और दूसरा आपका क्या है होता है सर, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। दूसरा क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मेरे मित्र इस दोनों ही चीज़ के बारे में सिंपल सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, आयनीकरण क्षमता लिखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन लॉस करने में जितनी एनर्जी खपत होती है, किसी भी तत्व के द्वारा या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितनी ऊर्जा खत्म होती है वो क्या कहलाती है सर, उस परमाणु की आयनीकरण क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु की आयनीकरण क्षमता कहलाती है। साथ ही जब आप इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखा हुआ है, तो बंधुता का मतलब क्या हुआ, बांधना। तो बांधने का मतलब क्या हुआ सर, कोई किसी के साथ जुट रहा होगा। मतलब क्या हुआ कि सर जब कोई आपका परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, गेन करेगा तो क्या होगा सर, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा। अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर, जोड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर ग्रहण करेगा। तो सर किसी भी परमाणु के द्वारा किसी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा लगती है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्या ध्यान में रखेंगे, किसी भी परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ने में जितनी ऊर्जा लगती है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी परमाणु का आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है। आप क्या कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में जो एनर्जी लगती है दैट्स आर कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं एक परमाणु की जिसमें केवल 2 कक्षा है। एक परमाणु है जिसमें क्या है सर, केवल 2 कक्षा है, और आपका एक परमाणु है जिसमें कितने कक्षा है सर, तो सर इसमें 3 कक्षा है। कितना है सर, 3 कक्षा है। ध्यान में रखिएगा, अगर हम यहाँ पे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो लॉस या गेन होता है वो उसके बाहरी कक्षा से होता है। तो मान लीजिए कि इसके बाहरी कक्षा में ई इलेक्ट्रॉन है, आप सभी क्या कहेंगे कि सर इस नाभिक से इस बाहरी कक्षा पे जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा सर, यहाँ पे ज्यादा होगा। क्या होगा सर,
ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये नाभिक से सटा हुआ इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे अगर आप बाहरी इलेक्ट्रॉन में नाभिकीय आकर्षण बल की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे चूंकि इससे जो कक्षा है इसका ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें नाभिक और कक्षा के बीच में दूरी ज्यादा है, तो यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल क्या होगा? आप कहेंगे सर कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 2 कक्षा है, ये तो छोटा परमाणु होगा, 3 कक्षा है, ये क्या हो जाएगा सर? बड़ा परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा परमाणु हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर छोटे परमाणु में नाभिक और कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वहां पे सर आकर्षण बल ज्यादा है, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को त्यागने में। लेकिन अगर आपका बड़ा परमाणु है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में उपस्थित है उस पर नाभिक के द्वारा आकर्षण बल कम लग रहा है, तो यहाँ पे सर आपको क्या होगा सर? कम ऊर्जा लगानी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार क्या होगा सर? बढ़ेगा, तो आयनीकरण क्षमता क्या होगी? घटेगी। और अगर परमाणु का जो आकार होगा वो घटेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो परमाणु के आकार पे कहीं ना कहीं निर्भर कर रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या डैश होगी। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 9, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 11। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी आवर्त के 4 मूल तत्व की परमाणु संख्या 11 है, 13 है, 16 है और क्या है सर? 17 है। तो फिर कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये बनेगा कैसे? बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सबसे पहले क्या पता करने का कोशिश करेंगे? सबसे पहले आप ये पता करने का कोशिश करेंगे कि दिया गया तत्व या जो दिया गया परमाणु संख्या है वो आपके आवर्त सारणी के किस आवर्त या वर्ग में पाया जा रहा है। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि जब हम लोग वर्ग की संख्या पता करते हैं तो सर किसी भी परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता लगा लेते हैं, और जब हम लोग आवर्त की संख्या का पता करते हैं तो सर किसी भी परमाणु में जितना कक्षा होता है उसकी संख्या से हम लोग उस परमाणु का आवर्त संख्या पता लगा सकते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो हमारा परमाणु संख्या 11 दिया हुआ है, अगर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला जाए तो सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना जाएगा? 1 जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस 13 परमाणु संख्या वाले तत्व की बात करेंगे तो कहेंगे सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में सर 8 जाएगा और तीसरे में कितना जाएगा? तो सर 3 जाएगा। जब आप 16 परमाणु संख्या वाले तत्व की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना जाएगा? 6 जाएगा। और जब आप 17 वाले परमाणु संख्या की तत्व की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर पहले में 2 जाएगा, दूसरे में 8 और तीसरा में कितना जाएगा? 7 जाएगा। आप सभी क्या देख पा रहे हैं? आप सभी देख पा रहे हैं कि सर इन सभी में क्या है सर? तो सर सभी में 3 ही कक्षा है, और इसीलिए जितने भी तत्व हैं ये सब के सब कहाँ मिलेंगे? तो सर ये तीसरे आवर्त में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे सर? तीसरे आवर्त में मिलेंगे। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में जब आप क्या करते हैं सर? लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है? तो आप कहते हैं सर धात्विक गुण घटता है, जबकि अधात्विक गुण क्या होता है? तो सर बढ़ता है। अधात्विक गुण क्या होता है सर? बढ़ता है। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आधात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है, जबकि धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा आपका धातु तत्व कहां पे उपस्थित रहता है? आप सभी कहते हैं सर लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है। कहां पे उपस्थित होता है? लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है। और ज्यादा अधात्विक तत्व आपका किस साइड उपस्थित होता है? आप कहते हैं सर राइट साइड उपस्थित होता है। भाई मेरे, जब आप ये कह रहे हो कि बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा जबकि धात्विक घटेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तत्व आवर्त सारणी में जितना ज्यादा बाएं भाग में होगा उसके अंदर उतना ज्यादा धात्विक गुण होगा। आप सभी कहेंगे कि सर अगर इस सारे तत्वों को या इस सारे परमाणु संख्या वाले तत्वों को क्रम में सजाया जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं? पहले जो है वो 11 परमाणु संख्या वाला तत्व आएगा, फिर 13 वाला आएगा, फिर 16 वाला आएगा और फिर 17 वाला आएगा। यानी कि सबसे लेफ्ट में आपका कौन सा होगा? आप कहेंगे सर 11 परमाणु संख्या वाला तत्व होगा। और आपको मालूम है कि 11 परमाणु संख्या किसका होता है? तो सर सोडियम का होता है। तो जाहिर सी बात है कि सोडियम की जो धात्विक गुण होगी वो क्या होगा? सर ज्यादा होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा
है कि किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या डैश होगी। आप कहेंगे सर परमाणु संख्या 11 होगी, तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखना है कि आवर्त में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्वी गुण बढ़ता है, जबकि धात्वी गुण क्या होता है, घटता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में सबसे ज्यादा आपको कौन से तत्व मिलेंगे, तो सर धातु तत्व मिलेंगे, और दाएं साइड में आपको क्या मिलेगा, तो सर अधात्वी तत्व मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि चारों में से कौन सा मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है। ध्यान में रखेंगे इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिएंट कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जिससे हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में क्या होता है, सहायता मिलता है। जैसे हम सभी जो खाना खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, इन सभी से हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि सर इन सभी से हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो सर पोषक तत्व कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा क्या होता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरा क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इसको हम लोग हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं सर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लिखते हैं। ध्यान में रखेंगे कि माइक्रो पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिसका जरूरत हमारे शरीर में अल्प मात्रा में होता है। माइक्रो पोषक तत्व वे पोषक होते हैं जिसका हमारे शरीर में जरूरत क्या होता है सर, अल्प मात्रा में होता है। जैसे कि हम लोग किसकी बात करते हैं, तो सर विटामिन की बात करते हैं। आप सबों को मालूम होगा कि विटामिन की जरूरत आपके शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। साथ ही जब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की या फिर अमीनो एसिड की, तो इन सभी पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है हमारे शरीर को, वो ज्यादा मात्रा में होती है। तो ये सभी आपका किस ग्रुप में आ जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर वैसे पोषक तत्व जिसकी जरूरत हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में होती है, वैसे पोषक तत्व जिसकी जरूरत हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में होती है, क्या कहलाएंगे, मैक्रो पोषक तत्व कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा फैट है, जो प्रोटीन है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, तो सर मैक्रो पोषक तत्व कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, यानी कि आपको चारों ऑप्शन में से ये चूज करना है कि कौन सा मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है विटामिन। आप कहेंगे सर विटामिन ही तो मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, क्यों, क्योंकि विटामिन की जरूरत हमारे शरीर में अल्प मात्रा में होती है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आ जाता है। तो आप कहेंगे सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि ध्यान दीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो वसा दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है और अमीनो अम्ल दिया हुआ है, ये सभी आपको ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रजनन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है हार्मोन के एंजाइमों के स्राव। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि ये जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन उत्परिवर्तन क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जीन उत्परिवर्तन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में जीन म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ये होता क्या है। ध्यान में रखिएगा कि जब किसी जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन किया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, जीन म्यूटेशन कहलाता है या फिर जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। ना हो तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि जब किसी जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन किया जाता है, तो ये प्रक्रिया परिवर्तन किया जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप सभी कहेंगे कि सर जीन म्यूटेशन कहलाती है या फिर हिंदी में जीन उत्परिवर्तन कहलाती है।
आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जीन उत्परिवर्तन कैसे होता होगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा और आप सबों को ये चीज़ मालूम होगा कि डीएनए में क्या रहता है। आप सभी कहते हैं कि सर नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। डीएनए में क्या रहता है सर, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइट्रोजन बेस कहते हैं। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि आपके डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो कौन कौन सा होता है। आप सभी कहते हैं कि सर एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और क्या होता है, थाइमिन होता है। तो जब हम लोग डीएनए के नाइट्रोजन बेस के क्रम में क्या करते हैं सर, चेंजिंग ला देते हैं, यानी कि परिवर्तन ला देते हैं, तब क्या हो जाता है, डीएनए आपका अस्थायी रूप से चेंज हो जाता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीन उत्परिवर्तन कहलाती है। इसका मतलब सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी जब भी जीन उत्परिवर्तन होगा, जीन म्यूटेशन होगा, तो क्या होगा, डीएनए के नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रजनन, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हमने प्रोटीन का चर्चा ही नहीं करा, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, आप कहेंगे सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जीन उत्परिवर्तन कितने तरीका से हो सकता है, तो सर ये 3 तरीका से हो सकता है। कितने तरीका से हो सकता है, 3 तरीका से हो सकता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावर मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है घोंघा, दूसरा ऑप्शन है एंटीडोन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्टोपस और चौथा ऑप्शन है कैटन। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग मोलस्का संघ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, मोलस्का संघ की, तो इस संघ के जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, तो सर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं सर, कोमल होते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि मोलस्का संघ के जितने भी जंतु होते हैं उन सबों में सारी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एक ही अंग उपलब्ध होता है। कितने अंग उपलब्ध होता है सर, एक ही अंग उपलब्ध होता है। और जब हम लोग बात करते हैं मोलस्का संघ के जीव के एग्जाम्पल की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो हमारा घोंघा होता है और साथ ही साथ जो हमारा ऑक्टोपस होता है, जो हमारा ऑक्टोपस होता है और जो कैटन है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो सर ये सब के सब मोलस्का संघ के अंतर्गत आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावर मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। आप कहेंगे कि गुरुजी घोंघा, ऑक्टोपस और कैटन ये तो मोलस्का संघ से संबंधित है, जबकि आपके ऑप्शन में एंटीडोन दिया हुआ है, तो सर ये जो एंटीडोन है ये मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एंटीडोन हो जाएगा और सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी जब ये एंटीडोन मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है तो फिर ये किस संघ से संबंधित है। तो ध्यान में रखेंगे कि एंटीडोन जो है ये आपका इकाइनडोरमाटा से संबंधित है। किससे संबंधित है सर, इकाइनडोरमाटा से संबंधित है। और ध्यान में रखेंगे कि जितने भी इकाइनडोरमाटा के जीव होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं, तो सर वे सब के सब जलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं सर, जलीय जीव होते हैं। और ये आपको प्रायः कहां पे मिलते हैं, तो सर प्रायः ये आपको समुद्र में मिलता है। कहां पे मिलता है सर, समुद्र में मिलता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है Fe, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी कहेंगे कि सर हम लोगों ने पीछे के सेशन में पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है। तो आप सभी कहते हैं कि सर हीमोग्लोबिन में जो है वो फेरस उपस्थित होता है, यानी कि लोहा उपस्थित होता है। और यही लोहा क्या करता है सर, ऑक्सीजन अणु को बांधने का काम करता है, जिससे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचते रहता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो हीमरंजक और ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ है। आपसे जब भी कोई ये क्वेश्चन पूछे कि हीमोग्लोबिन क्या है, आप क्या कहेंगे कि हीमोग्लोबिन हीमरंजक और ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ एक पदार्थ है। और ये जो आपका हीमरंजक है इसी में क्या उपस्थित होता है सर, Fe उपस्थित होता है। और ग्लोबिन क्या है सर, आपका प्रोटीन है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन।
आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुषों में वृषणकोष शरीर से बाहर क्यों होता है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पुरुषों में वृषणकोष यानी कि जो टेस्टिस या एस्कोरेटल सैक होता है वो शरीर से बाहर क्यों होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वो शरीर से बाहर इसीलिए होता है क्योंकि टेस्टिस के द्वारा क्या होता है, तो सर टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है सर? स्पर्म का निर्माण किया जाता है। और स्पर्म निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शरीर के तापमान से क्या होती है, नीचे के तापमान पर होती है, और इसीलिए उसको क्या किया जाता है सर, एस्कोरेटल सैक को शरीर से बाहर रखा जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुरुषों में वृषणकोष शरीर से बाहर क्यों होता है, आपका पहला ऑप्शन है शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही यही सही बात है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि स्पर्म की लंबाई कितनी होती है, स्पर्म की लंबाई कितनी होती है, आप सभी क्या कहेंगे कि सर स्पर्म की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। कितनी होती है सर? 5 माइक्रोन होती है। और ध्यान में रखेंगे कि स्पर्म का जो अगला भाग होता है वो क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। और स्पर्म का जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश अंगों की अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सिरा, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है स्नायु बंधन और चौथा ऑप्शन है अरोलर टिश्यू। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो अंगों की अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है, और फिर कहा जा रहा है तथा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एरोलर टिश्यू होता है, जो आपका एरोलर उत्तक होता है, ये क्या करता है सर? तो आंतरिक अंगों को भरता है, साथ ही साथ उत्तक के मरम्मत में मदद करता है। तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सर, ध्यान में रखिएगा ये जो आपका एरोलर उत्तक है ये क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये संयोजी उत्तक है। क्या है सर? संयोजी उत्तक है। और संयोजी उत्तक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर संयोजी उत्तक को हम लोग इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी कहेंगे कि सर पहला होता है वास्तविक संयोजी उत्तक। पहला क्या होता है? वास्तविक संयोजी उत्तक। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और दूसरा होता है आपका कंकाली संयोजी उत्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इंग्लिश में हम लोग इसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ जो आपका तीसरा संयोजी उत्तक होता है वो क्या होता है? तो सर वो होता है तरल संयोजी उत्तक। क्या होता है सर? तरल संयोजी उत्तक। और ध्यान में रखेंगे तरल संयोजी उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और मेरे मित्र जब हम लोग वास्तविक संयोजी उत्तक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? तो सर जो आपका एरोलर उत्तक है और साथ ही साथ जो आपका बसा उत्तक है, जो आपका बसा उत्तक है, और साथ ही साथ जो आपका श्वेत उत्तक है, जो आपका श्वेत उत्तक है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? तो सर वास्तविक संयोजी उत्तक कहलाते हैं। और जो आपका कंकाली संयोजी उत्तक है इसमें कौन आ जाता है? तो सर अस्थि और उपास्थि आ जाता है। और आपके तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं? आप कहेंगे सर ब्लड का जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहलाते हैं। और हम लोग ब्लड के बारे में क्या कहते हैं कि ब्लड जो है सर वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे लेंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।